अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 411 मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसका मेन टाइटल है मेजरिंग रिस्क। इस लेक्चर के अंदर जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्पेशली मैंने आपके लिए एक नोट्स की शेप में बनाए हैं। ठीक है, ये कि ऑफिशियल हैंडआउट्स और वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन्हीं से बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में है, जिनसे आपको लेक्चर नंबर 11 इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको दोबारा से लेक्चर नंबर 11 ना पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, इस वीडियो को आप 1 से 2 दफ़ा देख सकते हैं, और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 11 में पढ़ाए गए हैं वो ईज़िली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए अपने लेक्चर नंबर 11 को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 1 हमारा होगा मेजरिंग रिस्क। सेकंड हमारा टॉपिक है वेरिएंस। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एट रिस्क। फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा रिस्क एवर्जन। और सिक्स और लास्ट हमारा टॉपिक होगा रिस्क प्रीमियम। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिस्क को देख लेते हैं। द चांसेस दैट एन इन्वेस्टमेंट एक्चुअल आउटकम विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम। इसका मतलब ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका जो आउटकम निकल के आएगा। ठीक है, जैसे एक मिसाल ले लें, आपने 1 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी के अंदर या किसी शेयर के अंदर, किसी स्टॉक के अंदर आपने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, और उसका जो आउटकम निकल के आएगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और जैसे आप एक मिसाल ले लें, ये रिस्क कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो वो 70,000 भी आ सकते हैं, 50,000 भी आ सकते हैं, 10,000 भी आ सकते हैं। एक मिसाल ले लें, अगर वो 50,000 रुपीज़ रिटर्न आते हैं तो जो आपके 50,000 रुपीज़ लॉस होगा ये रिस्क है। ठीक है, आप रिस्क में है कि आपके 50,000 रुपये ज़ाया हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, चूजिंग टू राइड अ मोटर बाइक टू वर्क हैज़ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, वॉकिंग हैज़ लेस रिस्क। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें कि आपके घर के करीब है आपका ऑफिस, और वहाँ तब आप जाते हैं तो आप एक डिसीजन लेते हैं कि मैं मोटर बाइक पे चले जाता हूँ। ठीक है, तो मोटर बाइक में रिस्क है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, वॉकिंग पे भी रिस्क है लेकिन लेस रिस्क है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक है रिस्क फ्री एसेट और रिस्क फ्री रेट। एन एसेट हुज फ्यूचर पे ऑफ इज नॉन विथ सर्टेनिटी, इट्स रिटर्न इज द रिस्क फ्री रेट। ठीक है, जैसे कि आपने एक बैंक के अंदर, कुछ लोग जो हैं वो सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा देते हैं, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जैसे कि आपने जो है 1 साल के लिए पैसे रखने हैं और आपने 10,000 1 लाख रुपए रखे हैं, तो उसके ऊपर आपको 2% मिलेगा, तो आपको 2,000 रुपीज़ हर महीने या हर साल उसके ऊपर मिलते रहेंगे। ये फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आपको पता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन हमारा दीन इस्लाम इसको मना करता है कि ये सूद के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है शॉर्ट टर्म का। अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड आप ले लें एक स्टेबल गवर्नमेंट से, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे हो जाएगी उसकी मैच्योरिटी के ऊपर। अब बॉन्ड क्या होता है, इसकी मैच्योरिटी क्या होती है, ये पिछले लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑफ आउटकम, हाउ विल द पॉसिबल रिटर्न ऑफ पे ऑफ एन इन्वेस्टमेंट आर अ वाइडर स्प्रेड मीन मोर रिस्क। ठीक है, अब इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें कि आप जब किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आप ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं अगर 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे, 2 लाख लगाऊंगा तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप पॉसिबल रिटर्न के ऊपर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं उतना ज़्यादा रिस्क भी बढ़ता रहता है। इसकी सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो है बाहर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, या कोई इवेंट प्लान करें, जैसे पंजाब में शादियां जो हैं वो दिन के वक्त होती हैं। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर दिया कि 11 से लेके सुबह बारात आएगी और ज़ोहर से पहले पहले हम निमट जाएंगे, लेकिन आपने टेम्परेचर देखा कि उस दौरान जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री तक चल रहा था। तो ये रिस्कियर हो जाएगा कि लोग जो आएंगे वो बेचारे गर्मी में से परेशान होंगे, और आपने वही उन दिनों में इवेंट प्लान किया इस टाइमिंग में जब आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो रिस्क कम है। ठीक है, उसके बाद वेरिएंस की बात कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन ईच पॉसिबल पे ऑफ एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ, इट्स मेजर द स्प्रेड इन स्क्वायर्ड यूनिट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ी आपको टेक्निकल लग रही होगी, इससे आपने परेशान नहीं होना। आगे हम एक टेक्निकल एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं। ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, इतना समझ लें, इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। वैल्यू एट रिस्क, जिसको वी स्मॉल ए और आर भी कहते हैं, अ मेजर ऑफ द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस ओवर अ गिवन टाइम पीरियड एट अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल, ऑफन यूज टू क्वांटिफाई वर्स्ट केस रिस्क। ठीक है, अब ये वो मिसाल होती है कि आपको कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम इतने टाइम के अंदर। ठीक है, तो उसको जो मेजर करते हैं वो वैल्यू एट रिस्क के थ्रू मेजर करते हैं। रिस्क एवर्जन की बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस वेयर अ पर्सन प्रीफेर अ सर्टेन आउटकम ओवर अ रिस्की वन,
विद द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू मोस्ट पीपल आर रिस्क एवर्स। अब इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि आपको रिस्क एवर्स का मतलब ये होता है कि एक बंदा जो है, आप अपनी मिसाल ले लें, आप प्रेफर करते हैं कि भाई मैं इतने पैसे आपको दूँ, मैं 1 लाख रुपए आपको दूँ, आप मुझे 1 साल के बाद 10,000 रुपए दे देना, ठीक है? मैं रिस्क में नहीं जाना चाहता कि मुझे 20 भी मिल सकते हैं, 30 भी मिल सकते हैं, आप मुझसे लाख लें और हर साल मुझे 10,000 रुपए देते रहें, आप 20 कमाएँ, 25 कमाएँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो इसको रिस्क एवर्जन कहते हैं। और उसके सेकंड हेड पर रिस्क प्रीमियम इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्वेस्टर डिमांड फॉर टेकिंग अ रिस्की इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ अ रिस्क फ्री वन, ठीक है? इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दे रहे हैं और बोले यार देखो इसको जो है ना आप इन्वेस्ट कर दो और जितना मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है उतना मुझे हो। वो आपको बताएगा कि देखें रिस्क भी ज़्यादा है, आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। आप बोलते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 फ़ायदा भी तो हो सकता है। तो आप वो वाले पर्सन हैं जो कि रिस्क प्रीमियम में जाते हैं, ना कि रिस्क एवर्जन में जाते हैं, ठीक है? अच्छा, जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़े हैं हैंडआउट्स के अंदर, इनके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं, अगले लेक्चर में आएंगे। तो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर वो दे दिए हैं ताकि अगले लेक्चर में जब इसकी डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स आएँ तो आपका पहले से ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आई हुई हों, ठीक है? तो आपको वो एग्जाम्पल समझने में आसानी हो। तो इसको ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? मेजरिंग रिस्क विद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक क्वेश्चन हमने पूरा बनाया है जिसमें आप रिस्क को मेजर कर रहे हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, ठीक है? शुरू में हम देख लेते हैं कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट आपको या तो 1400 रुपीज़ वापसी करेगी या तो 700 वापसी करेगी, ठीक है? अब दोनों के चांसेस इक्वल हैं, ठीक है? इक्वल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, आपने एक सिक्का उछाया, या तो उस पे हेड आएगा या तो उस पे टेल आएगा, ठीक है? ये वाली बात हो रही है कि इन दोनों के चांसेस इक्वल हैं, या तो आपको 1400 रुपीज़ मिलेंगे या तो 700 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है? कितनी इन्वेस्टमेंट की वो यहाँ पे नहीं लिखा गया और आपको उसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसके बाद हम फाइंड करेंगे वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है कि एवरेज आउटकम जो एक्सपेक्ट, कितना चीज़ें आ सकती हैं, एवरेज आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी इसकी बेस पे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर होता है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय पे ऑफ, ठीक है? प्रोबेबिलिटी क्या थी, हाफ है, ठीक है? या तो हाफ चांसेस हैं कि 1400 मिलेगा और हाफ चांसेस है 700 मिलेगा, ठीक है? तो आपने 1400 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, ठीक है? तो ये आ गया 700 और 0.5 को 700 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये तो आ गया 350। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 1050 के 1050 तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? दो किस्म की इन्वेस्टमेंट की हैं, एक पे 1400 आएगा, एक पे 700 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1050, ठीक है? तो इसको एक एवरेज रिजल्ट की बेस पे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ हाफ टाइम यू गेट 1400 एंड हाफ टाइम यू गेट 700, द एवरेज आउटकम जो है वो 1050 होगा, ठीक है? फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, डेविएशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड फॉर ईच पॉसिबल आउटकम इज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है? एक ईच पॉसिबल आउटकम की बात कर लेते हैं। वो सिंपल सी ये बात कर रहे हैं कि 1400 से में अगर 1050 आपको मिलता है, ठीक है? तो प्लस 350 जो है वो आपको मिल सकता है। अब ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि 1400 को हाफ कर दें, हाफ करने के बाद उस हाफ में से जो है वो 1050 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस 350 का चांस होगा यहाँ पे, ठीक है? इसी तरीके से 700 अगर आपको मिलेंगे तो आपको 350 का लॉस हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू में से आपने टोटल पे ऑफ को माइनस कर दिया यहाँ पे। तो ये एक्चुअल है जो आपको मिल सकता है और ये एक्चुअल है जो आपको लॉस हो सकता है, ठीक है? स्क्वायर ईच डेविएशन की बात कर लेते हैं। डेविएशन क्या होता है, सिंपल आप इनको यहाँ पर डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन क्या है कि आप सिंपल यहाँ पे स्क्वायर लगा के इसका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव नंबर के अंदर चेंज कर देता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना यहाँ पे कि यहाँ पे तो माइनस नंबर था तो ये प्लस आंसर किस तरीके से आ गया, ठीक है? अब उसके बाद स्टेप 4 में करेंगे मल्टीप्लाई ईच स्क्वायर डेविएशन बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अब ये स्क्वायर डेविएशन निकल गया, प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। हमने ऊपर शुरू में क्या डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो हाफ हैं, ठीक है? तो इसीलिए इस नंबर को हम यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 61,250 और दोनों रिजल्ट्स को मिला देंगे तो वेरिएंस निकल के कितना आएगा, 122,500 से इसको 6 को आप यहाँ पे निगलेक्ट कीजिएगा। तो ये इसका वेरिएंस निकल के आया, ठीक है? आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन का जब आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो वेरिएंस का जब आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल स्क्वायर रूट निकाला हुआ है 122,500 का, अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 350 यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है?
तो ये एक सिंपल डेफिनेशन आपको समझाई थी कि वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, ठीक है, रिस्क को किस तरीके से मेजर्स करते हैं। तो ये 3-4 स्टेप हैं। अगर आप कभी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करें तो इन स्टेप के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये है इस तरीके से ये लेक्चर बना हुआ है कि इस लेक्चर से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं वो भी यहाँ पे कवर किए गए हैं, और नीचे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले वो भी कवर किए गए हैं। सिंपली जिस तरीके से आपका पेपर आता है उस पेपर को कोशिश की गई है कि पूरा इस लेक्चर को इस तरीके से पढ़ा दिया जाए कि आपके पास जो जो चीज़ें आ सकती हैं आपके एग्जाम में वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्वेश्चन को रीड करूँगा और आंसर जो है वो बोल्ड हुआ है तो वो आंसर आपने देख लेना है, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। विच ऑफ दिस इज अ रिस्क फ्री एसिड? अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम अ स्टेबल गवर्नमेंट, ये जो है वो रिस्क फ्री एसिड है, ठीक है। वेरियंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट प्रोबेबिलिटी वेटी एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। इस ये वेरियंस की डेफिनेशन यहाँ पे पूछी है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूजफुल बिकॉज इट इज द सेम यूनिट एज ओरिजिनल पे ऑफ। If two investment have the same expected return, a risk averse investor will choose the one with the lower standard deviation. इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। रिस्क अवर्स वो बंदा होता है जिसको कम से कम रिस्क मिल रहा हो, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि अगर दो इन्वेस्टमेंट हो और उनका सेम रिजल्ट हो तो रिस्क इन्वेस्टर जो है वो कौन सी यूज करेगा, तो वो लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन वाली यूज करेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द रिस्क VIR मेजर द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस ओवर पीरियड ऑफ टाइम एट कॉन्फिडेंस लेवल, हमने ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है। रिस्क प्रीमियम क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्की एसिड माइनस रिस्क फ्री रेट, ठीक है। रिस्की एसिड के ऊपर जो है वो बंदा खेल जाता है कि भाई मुझे जो है वो ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, इसलिए वो रिस्क प्रीमियम की तरफ जाता है, ना कि रिस्क एवर्स की जाता है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं MCQs वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इसी तरीके के पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट उस लेक्चर के अंदर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली जो है पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। पास्ट पेपर के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, पास्ट पेपर से कुछ नहीं आता, उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हर दफ़ा ये कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के पूछते हैं, उसमें आपको परेशानी होती है, ठीक है। आपने हैंडआउट्स पे लाजमी फोकस करना है। इफ़ एन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल पे ऑफ आर वेरी स्प्रेड आउट व्हाट हैपन टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इंक्रीज होगा। आ रिस्क एवर्स इन्वेस्टमेंट विल पे टू अवॉइड रिस्क द बिहेवियर एक्सप्लेन वाई। रिस्क एसिड नीड हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क प्रीमियम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप व्हेन कंप्यूटिंग वेरियंस, जब आप वेरियंस निकाल रहे होते हैं तो आपने क्या करना था, मल्टीप्लाई मीन बाय नंबर ऑफ आउटकम, ये आपने नहीं करना होता, ठीक है। If a bank report one day variance at 99% is equal to 50,000, it means there is 99% chance the bank would lose more than 50,000 in one day। यानी कि अगर एक बैंक है उसके एक दिन का जो वेरिएंस आ रहा है VAR जो आ रहा है वो 99% है और वो बराबर है 50,000 का, तो इसका मतलब ये होता है कि 99% चांस है कि बैंक एक दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव MCQs है जो हमने कवर कर लिए यहाँ पर। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम 3 मार्क्स वाले देखेंगे। अच्छा, 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनका आंसर लिखना होता है, आपने 3 लाइन्स के लिख दें काफ़ी है, और बहुत ज़्यादा हुआ 5 लाइन्स में लिखें, इससे ज़्यादा आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिफाइंस वेरिएंस एंड से वाई वी स्क्वायर डेविएशन। वेरिएंस के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि हम स्क्वायर डेविएशन क्यों करते हैं। वेरिएंस जो है वो प्रोबेबिलिटी होता है वेटेड एवरेज का ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन outcome and specific square deviation to make all difference positive and give larger deviation more weight, preventing positive and negative deviation from the cancelling out, ठीक है। व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? रिस्क प्रीमियम क्या होता है? रिस्क प्रीमियम जो है इज अ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट का, जो कि एक रिस्की अमाउंट को अपने पास रोकने के लिए चाह रहा होता है कि वो मैं इतना बड़ा अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एक रिस्की एसेट को अपने पास होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो ज़्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। Why is standard deviation preferred to variance when comparing investment? Because standard deviation is the same unit pair of each dollar, it's easier to interpret and directly compare expected payout number, ठीक है। easy होता है इस वेरिएंस जब हम कंप्यूट कर लेते हैं तो easily हमें मालूम हो जाता है कि पे ऑफ नंबर्स क्या होंगे और उनको हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं एक्सपेक्टेड नंबर से। इस वजह से जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करते हैं वेरिएंस के ऊपर। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन रिस्क एवर्जन एंड हाउ इट इफेक्ट इन्वेस्टर बिहेवियर। रिस्क एवर्जन क्या होता है और ये किस तरीके से इन्वेस्टर के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। रिस्क एवर्जन इज द प्रेफरेंस फॉर अ सर्टेन आउटकम ओवर रिस्की वन विद द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर रिक्वायर्ड कंपनसेशन रिस्क प्रीमियम टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। दिस इफेक्ट पोर्टफोलियो चॉइस डिवर्सिफाई टू रिड्यूस रिस्क, प्रेफर सेफर एसेट अनलेस हायर रिटर्न, कंपनसेट फॉर एडेड रिस्क एंड बाय इंश्योरेंस इन मार्केट वाइड स्प्रेड। रिस्क एवर्जन रेजिस्ट by expected return demanded for risky asset and can reduce demand for riskier investment, पुशिंग प्राइजेस डाउन और एक्सपेक्टेड रिटर्न अप, ठीक है। तो रिस्क एवर्जन पर्सन वो होता है जो कि
उस एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर जो है उसको लॉस ना हो रहा हो, बल्कि उसको एक क्लियर बताओ कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो उसके पास क्लियर होती है, तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो ले रहा होता है उसको। डिफाइन वैल्यू एट रिस्क, VAR एंड वन लिमिटेशन ऑफ VAR। VAR जो है वो मेजर करता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको कितना लॉस हो जाएगा, जैसे हमने अभी बैंक के ऊपर एग्जांपल देखी थी, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन क्या होती है, VAR डज नॉट टेल अबाउट लॉस बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, ठीक है, एंड कैन गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इट एक्सट्रीम इवेंट अकर मोर देन ऑफन मॉडल अज्यूम, ठीक है। VAR की लिमिटेशन है कि वो आपको 10 दिन के अंदर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, महीने के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो आपको वैल्यू बताता है उसके आपको एक फॉल्स सेंस हो जाता है कि हाँ यार, अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये गारंटी नहीं है, उससे ज़्यादा भी लॉस आपको हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक टूल है जो कैलकुलेट करके आपको नंबर्स बताता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न विद अ शॉर्ट डायग्राम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, हाइयर रिस्क जनरली रिक्वायर हाइयर एक्सपेक्टेड रिटर्न टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर ग्राफिकली। एक्स एक्सिस जो है वो राइज हो जाएगा, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न वाई एक्सिस जो है वो अपवर्ड की तरफ जाएगा। द लोवेस्ट पॉइंट रिस्क फ्री रिटर्न, जीरो रिस्क, रिस्कियर एसिड लाई अबव एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एन एसिड एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क फ्री, द रिस्क फ्री में। दिस ट्रेड ऑफ अराइजेस बिकॉज इन्वेस्टर नीड कंपनसेशन फॉर बेयरिंग अनसर्टेनिटी। यानी कि एक इन्वेस्टर जो है वो जो कभी भी अगर रिस्की एसिड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसको कंपनसेशन चाहिए होती है कि भाई वो रिस्कियर इन्वेस्ट के अंदर वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसके अंदर जो है वो कोई चीज़ चाहिए भी होती है, जैसे कि बहुत से शेयर्स और स्टॉक्स होते हैं वो डिविडेंड वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है गाइज। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो MGT 411 मनी एंड बैंकिंग के लेक्चर जो है वो थोड़े से खुश किस्म के होते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को समझने में मसला होता है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप एक दो दफ़ा दोबारा देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप गूगल करके देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। मकसद सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आके आपने हर चीज़ को याद नहीं करना होता, आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, ठीक है। और आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक होनी चाहिए और पेपर में जाके सिंपली आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जिस तरीके से क्लियर है उस तरीके से आप लिख के आ जाएँ। आपका प्रोफेसर इस चीज़ से खुश होता है कि आप अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, ना कि आप रट्टे मार के उसको छाप के आएँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर रट्टे नहीं मारने होते, कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको अपने अल्फाज में लिखना होता है, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आप किस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जब वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे पास लाइक और शेयर के नंबर्स आएँगे, तो हम जल्दी-जल्दी आपके लिए मज़ीद लेक्चर्स की वीडियो बनाएँगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।